नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं जय मिश्र। तो चलिए खबरें तेज रफ्तार से शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों के साथ जमानत दी है। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलने पर बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल की सशर्त जमानत का जश्न मना रही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का जश्न मना रही। भाजपा सांसद ने कहा कि एक बार फिर से इस बात पर मोहर लग गई है कि अरविंद केजरीवाल न केवल शराब घोटाले की किंगपिन है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत में आदेश में बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भी सही है और जांच एजेंसियों के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सचदेवा ने कहा कि जिन शर्तों पर केजरीवाल को जमानत मिली, उससे साफ है कि अब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियां वो निर्वहन नहीं कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर केजरीवाल के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रभारी तरुण चुग ने कश्मीर में किए गए विकास कार्यों की सराहना की। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखी गई है। श्री तरुण चुग ने कश्मीर में आतंकवाद को लेकर अलगाववादियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों ने टेररिज्म कैपिटल बना दिया था। आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बन गया है। एक तरफ शिमला के संजौली में धार्मिक स्थल पर अवैध निर्माण का मामला सुर्खियों में है, जिसमें बीते गुरुवार मुस्लिम समुदाय ने अवैध निर्माण के एक हिस्से को हटाया था। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी जिले मंडी में भी धार्मिक स्थल के अवैध निर्माण का मामला अब तूल पकड़ चुका है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कथित अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मंडी के सेरी मंच के पास हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने जमा होकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। बैरिकेडिंग के जरिए प्रदर्शनकारियों को रोकने की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए। मंडी उपायुक्त ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कानून व्यवस्था खराब न करने की नसीहत दी। इसी मामले में मंडी नगर निगम की कोर्ट ने अपना फैसला भी दिया और मंडी में स्थित विवादित मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन अगले 30 दिनों के अंदर इस मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाएगा। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद से उपजी चिंगारी अब पूरे प्रदेश में फैलती नजर आ रही है, जिसको शांत करने के लिए सरकार ने आज शिमला सचिवालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बैठक में सर्वसहमति से प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए एक संयुक्त समिति का गठन करेंगे, जो प्रदेश से बाहर से आने वाले लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाएगी।
पश्चिम बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में कोलकाता के चकबेरिया समेत 6 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कोलकाता, वसंती, जयनगर, कल्याणी इलाके में छापेमारी की है। पश्चिम बंगाल में कोविड महामारी में लॉकडाउन के दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई अनियमितताएं सामने आई थीं और राशन वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है। कर्नाटक में गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों से अराजक तत्व पर कोई कार्रवाई न होने की वजह से हौसले बढ़ते जा रहे हैं और स्थानीय प्रशासन और पुलिस मजबूर होकर के मूक दर्शक बने देख रही है। कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय भारी और उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। पिछले दिनों गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान पथराव, हथियारों का प्रदर्शन और पेट्रोल बम्स का इस्तेमाल किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अजमेर स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोक देवता तेजा जी की निर्वाण स्थली और खरनाल में वीर तेजा जी के मंदिर के भी दर्शन किए। इस दौरान सुरसुरा में आयोजित मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। असम के कामरूप में सोनापुर कचुटली क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान भीड़ ने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर हमला कर दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि आदिवासी भूमि पर कुछ अज्ञात लोगों के यहां आकर घर बनाने की कोशिश की जा रही थी। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों द्वारा हमला कर दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों को आदिवासी भूमि से बाहर निकालने का काम जारी रहेगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान की 17 सितंबर से शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नमामि गंगा कार्यक्रम को लेकर कहा कि नमामि गंगा कार्यक्रम से गंगा स्वच्छ हुई है। उन्होंने कहा कि कचरा निस्तारण के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छता अब लोगों का स्वभाव बनता जा रहा है। अयोध्या में बने राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर के मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर के शिखर निर्माण का कार्य पूरी प्रक्रिया फरवरी 2025 तक पूरी हो जाएगी। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि परिसर में लगाई जाने वाली सप्त मंदिर की मूर्तियां जयपुर में तैयार की जा रही हैं। ऋषि मुनियों की मूर्तियों की स्थापना का कार्य भी दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर के भवन पर फसाड लाइटिंग भी लगाई जा रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए देश भर में लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत वाराणसी में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आजीविका मिशन विभाग ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किए गए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर से आई पदाधिकारियों ने शिरकत की। शिविर के जरिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना लखपति दीदी का लाभ पहुंचाना है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय राय का फिलहाल नार्को टेस्ट संभव नहीं है। दरअसल सीबीआई ने नार्को टेस्ट के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन आरोपी ने टेस्ट के लिए अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को प्रयागराज में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के विदेश में बोले गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। अपने अमेरिका दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों की देश में तीव्र आलोचना हो रही है। अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा कि एसटी आरक्षण का विरोध कांग्रेस के डीएनए में है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में व्यापार मंडल की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने पर चर्चा हुई।
रेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने मुंबई दौरे के दौरान लोकल ट्रेन में यात्रा की। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा के विस्तार और सुव्यवस्थित करने के लिए रेलवे द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी भी दी। गुजरात के गांधीनगर में नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा गणेश विसर्जन के दौरान हुआ। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम्स को लगाया गया। रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 12 और 13 सितंबर को ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLRSS-M का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण एक भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया, जिससे कम ऊंचाई पर उड़ रहे उच्च गति वाले एक हवाई लक्ष्य पर निशाना साधा गया। मिसाइल प्रणाली ने सफलतापूर्वक लक्ष्य का पता लगाया और उसे भेद दिया। बाराबंकी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना गैंगस्टर मुनव्वर और गिरोह के सक्रिय सदस्य जासिम पर बड़ी कार्रवाई की है। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी तस्कर की करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में चंडीगढ़ ग्रेनेड ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी रोहन मसीह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रोहन के कब्जे से एक 9mm ब्लॉक पिस्तौल और गोला बारूद भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र के खट्टा प्रहलादपुर गांव में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस कार्रवाई में 8 अवैध निर्माण को बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया गया। पंजाब पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक मामले में ड्रग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए कैश, सोना, विदेशी करेंसी बरामद किए गए। इसके अलावा 24 बैंक खातों में जमा 8 करोड़ से ज्यादा रुपए और 2.4 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी गई है। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक इमारत का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत होगी और 2 लोग जख्मी हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि भारत की विकास दर 7.5% से भी अधिक होने की क्षमता रखती है। यह अनुमान आरबीआई के चालू वित्तीय वर्ष में 7.2% की अनुमान से थोड़ा ज्यादा है। शेयर बाजार में शुक्रवार के कारोबारी सत्र में एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ। बाजार के मुख्य सूचकांक हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 71 अंक की गिरावट के साथ 82,890 और निफ्टी 32 अंकों की गिरावट के साथ 25,356 पर बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 393 अंक की तेजी के साथ 60,034 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 151 अंक की बढ़त के साथ 19,505 पर बंद हुआ। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर PSU बैंक, मेटल रियल्टी मीडिया और प्राइवेट बैंक इंडेक्स हरे निशान के साथ बंद हुए। FMCG, एनर्जी और इंफ्रा रेड यानी लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स में विप्रो, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील टॉप गेनर्स थे। ITC, भारतीय एयरटेल, NTPC और मारुति सुजुकी टॉप लूजर्स रहे।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार चौथे सप्ताह बढ़ता हुआ 689.235 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक फॉरेन करेंसी एसेट्स भी पहली बार 600 अरब डॉलर को पार कर गया। पिछले कई हफ्तों से गिरावट के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल में रिकवरी देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 72.71 डॉलर प्रति बैरल के पार ट्रेंड कर रहा है। शुक्रवार के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्स ट्रेंड देखा गया। एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो और शंघाई के बाजारों ने निचले स्तर पर कारोबार किया, जबकि हांगकांग में बढ़त देखी गई। दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के इस वर्ष के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की बदौलत अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 5 पैसे की बढ़त लेकर 83.92 रुपये प्रति डॉलर पहुंच चुका है। सोने के भाव में तेजी आई है। सोने की कीमत 336 रुपये बढ़कर के 73,160 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 429 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और पश्चिम के बीच जारी तनाव शुक्रवार को और ज्यादा बढ़ गया। रूस ने अपने यहाँ तैनात ब्रिटेन के 6 राजनयिकों की मान्यता रद्द कर दी। रूस का आरोप है कि ये राजनयिक जासूसी और रूस के विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। रूसी सुरक्षा एजेंसी FSB का कहना है कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि सभी राजनयिक और सैन्य उथल पुथल पैदा करने के प्रयास में लगे थे। रूस की संघीय सुरक्षा सेना ने इन राजनयिकों पर रूसी सुरक्षा को खतरा पैदा करने का आरोप लगाया। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को स्थित ब्रिटेन दूतावास पर राजनयिक कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप चढ़ा है। उधर ब्रिटेन ने रूस के आरोपों का खंडन करने में देर नहीं लगाई। ब्रिटिश विदेश विभाग ने आरोपों को सरासर निराधार बताया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को नई चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों द्वारा निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलें रूस के अंदर हमले के लिए प्रयोग की गई, जिससे पश्चिमी देशों की तरफ से ही हमला माना जाएगा। पुतिन ने कहा कि ऐसे में लड़ाई की प्रकृति और दायरा बदल जाएगा। पुतिन के बयान पर पश्चिम की तरफ से पहला जवाब ब्रिटेन ने दिया। ब्रिटिश PM केयर ने कहा कि युद्ध रूस ने शुरू किया है और यूक्रेन को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है। वहीं पोलैंड का मानना है कि पुतिन के बयान पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के अनुसार यह बयान दिखाता है कि रूस को युद्ध के मोर्चे पर कितनी चुनौतियां पेश आ रही हैं। उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों के जखीरों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसी के तहत उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने यूरेनियम संवर्धन के सेंट्रीफ्यूज की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। उत्तर कोरिया की मीडिया के अनुसार किम जोंग उन ने परमाणु हथियार संस्थान और गैर हथियार ग्रेड परमाणु सामग्री के उत्पादन आधार केंद्र के दौरे के दौरान यह आदेश दिया। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि यह परमाणु सामग्री उत्पादन केंद्र कहां पर स्थित है और किम जोंग उन ने कब ये दौरा किया। विशाल यूरेनियम संवर्धन केंद्र की तस्वीरें सामने आने के बाद उत्तर कोरिया के आसपास के देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दक्षिण कोरिया ने अपनी चिंता जाहिर करने के लिए साथ स्पष्ट किया कि वो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकते। वियतनाम, लाओस और थाईलैंड के बाद अब म्यांमार में भी तूफान यागी की वजह से आई बाढ़ और भूस्खलन के प्रकोप को झेल रहा है। म्यांमार की राजधानी नेपिडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई भारी बारिश से आई बाढ़ में अब तक लगभग 36 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के साथ बहस के दौरान मेजबान चैनल के दोनों एंकर्स पर पक्षपात का आरोप लगाया। ट्रंप का कहना है कि वो बहस जीत चुके हैं, इसलिए अब किसी और डिबेट की जरूरत नहीं है। ट्रंप खेमे का कहना है कि उनके उम्मीदवार ने पहले राष्ट्रपति बाइडेन को बहस में पछाड़ा, इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। बाद में ट्रंप ने नई उम्मीदवार कमला हैरिस को भी बहस में पटकनी दे दी है। ऐसे में अब तीसरी बहस की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका की अग्रणी विमान कंपनियों में से एक बोइंग के कर्मचारी अब हड़ताल पर हैं।
कर्मचारियों ने हड़ताल के फैसले को लेकर के मतदान कराया था, जिसमें 95% कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष में समर्थन जताया था। कनाडा के रक्षा मंत्री बिन ब्लेयर ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ऑकस ग्रुप में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। ऑकस अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सैन्य और सुरक्षा समझौता है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच स्पेन में कई मुस्लिम और यूरोपीय देशों की अहम बैठक हो रही है। बैठक में संघर्ष के हल के साथ 2 राज्य समाधान पर भी चर्चा की जा रही है। चीन ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने का फैसला लिया है। चीन का यह फैसला देश की घटती आबादी और कर्मचारियों की बढ़ती उम्र के मद्देनजर आया। पॉलिसी के तहत पुरुषों के लिए रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 63 साल कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी है। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी को खास उपहार भी दिए। लगातार 2 ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि दूसरा पदक उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए ही जीता है। पेरिस पैरालंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली प्रीति पाल का मुजफ्फरनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। प्रीति पाल ने अपनी इस जीत को देशवासियों की दुआओं का असर बताया। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट बारिश के कारण धुल गया। ग्रेटर नोएडा में खेले जाने वाले इस मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड के तीसरे दौर में भारतीय पुरुष टीम का सामना हंगरी से और महिला टीम का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। दूसरे दौर में पुरुष टीम ने आइसलैंड को हराया, वहीं महिला टीम ने चेक रिपब्लिक को मात दी है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी में शनिवार को होने वाले लीग मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय हॉकी टीम पहले ही सेमीफाइनल में स्थान बना चुकी है। ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजलिस में किया जाएगा। खेलों के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से लॉस एंजलिस में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने आगामी लेबर कप से नाम वापस ले लिया है। नडाल ने कहा कि उन्होंने टीम यूरोप के हक में ये फैसला लिया है। स्पेनिश लीग में शनिवार को रियल मैड्रिड का सामना रियल सोसिदाद से होगा। फिलहाल बार्सिलोना ला लीगा में शीर्ष पर है और रियल से 4 अंक आगे है। रियल मैड्रिड के कोच कार्लो एंचेलोटी के लिए शनिवार को सोसिदाद के खिलाफ मैच के लिए टीम का चयन परेशानी का सबब बन सकता है। टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी चोट से उबर रहे हैं। आर्सेनल के मैनेजर मिकेल अर्टेटा ने क्लब के साथ 2027 तक का करार कर लिया। क्लब के साथ मिकेल का कार्यकाल काफी सफल रहा है। ब्राजील के फुटबॉल क्लब कोरिंथियंस ने डच स्ट्राइकर मेफिस डीपे के सबको सामने पेश किया और स्थानीय मीडिया के मुताबिक यह करार 70 मिलियन ब्राजीलियन रियाल में किया गया है। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अभियोजक ने 23 चीनी तैराकों के डोपिंग से जुड़े मामले को अब वाडा में क्लीन चिट दे दी। ब्रिटिश फार्मूला 1 स्टार लैंडो नॉरिस ने सिल्वरस्टोन सर्किट पर लोगों से बनी कार चलाई। ये कार मैक्लारेन P1 सुपर कार की लाइफ साइज रेप्लिका थी। शोभिता धूलिपाला और राजीव सिद्धार्थ अभिनीत फिल्म लव सितारा का ट्रेलर रिलीज हो गया। वंदना कटारिया के निर्देशन में बनी लव सितारा में शोभिता धूलिपाला और राजीव सिद्धार्थ ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म उड़ता पंजाब के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ आगामी फिल्म जिगरा में साथ नजर आएंगे।
दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने आने वाली अपनी फिल्म सिकंदर की शूटिंग शुरू कर दी है। नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले साजिद नाडियाडवाला द्वारा इस फिल्म सिकंदर बना रहा है। बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार साजिद नाडियाडवाला और विशाल भारद्वाज शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी को लेकर के एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म को बड़ी एक्शन कमर्शियल एंटरटेनर माना जा रहा है। बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार करण जौहर जल्दी ही एक रियलिटी शो द ट्रेटर्स ला रहे हैं। करण जौहर शो द ट्रेटर्स को होस्ट करें। फिल्मकार कबीर खान अभिनेत्री शर्वरी की सफलता देख करके बेहद खुश हैं। कबीर खान ने कहा कि वो सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है जिनके साथ मैंने काम किया। कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो तेरा है वो मेरा है का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। जियो स्टूडियोज की तरफ से आने वाली फिल्म कॉमेडी ड्रामा जो तेरा है वो मेरा है में परेश रावल, अमित सियाल, सोनाली कुलकर्णी और सोनाली सहगल की मुख्य भूमिका है। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 1 नवंबर को रिलीज होगी। निर्माता भूषण कुमार ने अनाउंसमेंट किया कि फिल्म भूल भुलैया 3 इसी साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और अम्मी बिर्क स्टारर फिल्म बैड न्यूज आज से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है। एनटीआर जूनियर, सैफ अली खान और जानवी कपूर अभिनीत बहुप्रतीक्षित एक्शन ड्रामा देवरा पार्ट 1 प्रतिष्ठित बियॉन्ड फेस्ट 2024 में प्रदर्शित होगी। फिल्म देवरा पार्ट 1 को लॉस एंजलिस के मिस्टर के थिएटर में फिल्म के वर्ल्ड थिएट्रिकल प्रीमियर की पूर्व संध्या पर प्रदर्शित किया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।